पिछले हफ्ते जब दिल्ली में अफगानिस्तान का डेलीगेशन आया हुआ था, तभी पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक कर दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान ने यह सोचकर हमला किया कि अफगानिस्तान उसका क्या ही बिगाड़ लेगा? क्योंकि अगर इतिहास को देखें तो पाकिस्तान के लिए यह किसी बहुत बड़े ब्लंडर से कम नहीं था। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अफगानिस्तान ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान पर जबरदस्त अटैक कर दिया। यह अटैक शुरू हुआ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में। यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग परिसर में घुस गए। 2 दिनों तक दोनों देशों के बीच में लड़ाई चलती रही और आखिरकार दोनों के बीच की इस लड़ाई को अभी रोक दिया गया है। अफगानिस्तान का क्लेम है कि उनके 9 जवान शहीद हुए और पाकिस्तान सेना के करीब 58 सैनिक मारे गए। वहीं पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने करीब 200 तालिबानी लड़ाके मार गिराए हैं। इस बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। हर उकसावे का मजबूत और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जवाब दिया जाएगा। कुछ भी शायद शहबाज शरीफ भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान को असल में साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान को कभी हरा ही नहीं सकता, कैसे ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत संघ और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को अफगानिस्तान की धरती पर मुंह की खानी पड़ी, और क्यों पाकिस्तान के लिए ये लड़ाई एक आत्मघाती कदम साबित हो सकती है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन की जड़ें आज़ादी से भी पहले यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौर में रखी गई। इस दुश्मनी का आधार है डूरन लाइन। ये एक लाइन है जो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। ब्रिटिश ऑफिसर सर मॉर्टिमर ड्यूरन और अफगान शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत ये लाइन बनी थी। इसका मकसद था ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच बंटवारा करना, लेकिन इसने पश्तून जनजातियों को 2 हिस्सों में बांट दिया, आधे अफगानिस्तान में और आधे आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने इस सीमा को कभी वैलिड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना। उसी दिन से दोनों देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरी बड़ी वजह है आज़ाद पश्तूनिस्तान की मांग। 1947 में अफगानिस्तान ने यूएन में मांग की कि अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों को आज़ाद पश्तूनिस्तान बनाया जाए। पाकिस्तान को ये अपनी रीजनल यूनिटी पर खतरा लगा और तब से दोनों देशों में अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, जिसके बारे में मैंने ये वाला वीडियो डिटेल में बनाया है। आप लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि दोनों देश आखिर आपस में इतना ज़्यादा क्यों लड़ते हैं। अब अभी आपको ये पता चला कि दोनों देशों में दुश्मनी किस वजह से है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में वो ताकत है कि वो अफगानिस्तान को हरा सके। इतिहास के 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल अभी आपको इसका जवाब दे देंगे कुछ ही मिनटों में। सबसे पहला एग्जाम्पल है 19वीं सदी में हुए दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश एम्पायर का। ब्रिटिश एम्पायर ने कभी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की थी। जब ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पर था तब उसका सबसे बड़ा डर था रशिया। दोनों एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। ब्रिटेन के लिए भारत ताज का मोती था और अफगानिस्तान उसकी सुरक्षा की ढाल, यानी एक तरह से बफर जोन। ब्रिटेन को डर था कि अगर रशिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो भारत पर उसका खतरा बढ़ जाएगा। इसी डर से शुरू हुई ब्रिटिश और अफगान युद्धों की कहानी, जिसे इतिहास में द ग्रेट गेम कहा गया। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में कुल 3 युद्ध लड़े, लेकिन इन युद्धों ने उसे बर्बाद ही कर दिया। 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का कठपुतली राजा बनाया और इसके तहत उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब 1842 में ब्रिटिश सेना काबुल से निकली तो 16,000 सैनिक गए थे। इसमें से सिर्फ एक आदमी डॉक्टर विलियम ब्राइडन जिंदा बचे, बाकी सबके सब मारे गए। ये इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री तबाहियों में से एक थी। ऐसे ही 1878 से 1880 के बीच दूसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ। इस बार ब्रिटेन ने यहाँ पर दोस्ताना सरकार तो बनाई, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल फिर भी नहीं पा सका। मजबूरी में डूरन लाइन खींचकर एक समझौता करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज ब्रिटेन के सामने आता है पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब मौके का फायदा उठाकर यहां अफगानिस्तान के लीडर अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1919 में इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ तीसरा युद्ध छेड़ा।
ये लड़ाई कुछ ही महीनों चली, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि अफगानिस्तान को भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई और यहाँ से ब्रिटिश इम्पैक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। इस तरह दोस्तों दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर 3 बार हार गई। पाकिस्तान की इनके सामने क्या चीज़ चलेगी। अच्छा, कश्मीरी गेट वाले वीडियो पे पहली बात तो थैंक यू कि आपने उसको 1 मिलियन तक पहुंचाया, सपोर्ट किया। जय पांडे ने कमेंट किया है, वो लिखते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन फेक हिस्ट्री पे है। लाल किला पृथ्वीराज के दादाजी ने बनवाया था, प्लीज करेक्ट योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप यहाँ पर 2 चीज़ों से कंफ्यूज हो गए हैं। लाल किला और लाल कोट 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। जिस जगह की बात आप कर रहे हैं, यानी कि जो आप लाल किले की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज द्वारा, पहली बात तो वो चौहानों ने नहीं बनवाया, उसको तोमर राजाओं ने बनवाया था, अनंगपाल के काल में उसको बनवाया गया था। वो जगह मौजूद है राय पिथौरा में, यानी कि आज अगर आप दिल्ली का जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जाते हैं वहाँ के आसपास में एक किला बनवाया गया था, उसको लाल कोट के नाम से जाना जाता था। वहीं जो दूसरी तरफ जो लाल किला है, ये वहाँ से करीब 10 से 17 किलोमीटर के आसपास, हाँ 15-17 किलोमीटर के आसपास दूरी पर मौजूद है और ये लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इन दोनों में बहुत एक तो डिफरेंस है टाइम का और दूसरा डिफरेंस यहाँ की डिस्टेंस का भी है। दोनों के प्रमाण मिलते हैं। लाल किला तो पूरी तरह से खड़ा हुआ है, लेकिन जो राय पिथौरा का लाल कोट था उसके अवशेष आज भी मेहरौली कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और हो सकता है मैं कभी वहाँ जाऊँगा तो आपको उसके निशान दिखाऊंगा कि कहाँ पे लाल कोट है, ठीक है। और मैं इस तरह से कमेंट का रिप्लाई करता रहूँगा, आपके सवाल या आपसे जुड़े हुए कोई भी बात, अपना ओपिनियन आप रखते हैं तो मैं हर वीडियो से एक ओपिनियन पिक करूँगा और अपने आने वाली वीडियोज़ में उनको बताता रहूँगा। खैर, इसके बाद एंट्री होती है 20वीं सदी के सबसे ताकतवर देश सोवियत संघ की। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक किया था। वजह थी यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को बचाना, जिसे कि इस्लामिक विद्रोही गिराने की कोशिश कर रहे थे। सोवियत संघ ने सोचा था कि कुछ ही महीनों में काम हो जाएगा। काबुल और बहुत बड़े बड़े शहरों पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया, लेकिन असली लड़ाई तो पहाड़ों में थी। अफगान मुजाहिदीनों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना ने उन्हें हथियार दिए, खासकर स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, जिससे सोवियत हेलीकॉप्टर और उनके जेट्स गिराए जाने लगे। 10 साल के अंदर यूएसएसआर को 1 लाख सोवियत सैनिक तैनात करने पड़े। इस दौरान 15,000 सोवियत सैनिक मारे गए और 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव ने यह माना कि यह सोवियत संघ का वियतनाम बन चुका है, यानी अफगानिस्तान सोवियत संघ का वियतनाम बन गया है। अफगानिस्तान से हार के बाद सोवियत संघ का पतन होना शुरू हो गया। 1991 में यह टूटकर 15 देशों में बंट गया। तो अब अगर आप देखो तो ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत संघ के बीच में एक बात कॉमन है। दोनों सुपर पावर्स ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो दोनों ही अपनी ताकत के पीक पर थे, यानी कि जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो उनका ग्लोबल डोमिनेंस देखने लायक था। लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों साम्राज्य बिखरने लगे। अब आप बताओ कि जब 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को नहीं हरा सके तो पाकिस्तान आखिर किस खेत की मूली है, वो भी तब जब पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी टिकी हुई है बेल आउट पैकेजेस पर। इसको भी जाने दीजिए, जिस देश से पाकिस्तान को इतना सारा कर्जा और सपोर्ट मिलता है, यानी कि अमेरिका, उसको भी अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी थी। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। 2001 में अमेरिका ने इतिहास की सबसे लंबी और सबसे महंगी जंग की शुरुआत की, अफगानिस्तान के साथ जंग की शुरुआत। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने युद्ध कब्जे के लिए नहीं बल्कि टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल वॉर के नाम पर शुरू की। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन के पेंटागन पर हमले हुए। इसमें करीब 3000 लोग मारे गए। इन हमलों के पीछे था अलकायदा, जिसका नेता उस वक्त अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। उस टाइम पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, जिसने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को शरण दी हुई थी। अमेरिका ने जब तालिबान से ओसामा को सौंपने की मांग की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से हमला शुरू किया। शुरुआती महीनों में अमेरिका को कामयाबी भी मिली, तालिबान का शासन गिरा दिया गया, एक नई सरकार बनी, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों पर सुधार शुरू हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अमेरिका ने देश तो जीत लिया, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए। तालिबान पहाड़ों में छिपकर गुरिल्ला लड़ाई लड़ने लगे, ठीक उसी तरह से जैसे पहले मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान की सीमा से मिलते इलाकों में उन्हें शरण भी मिलती रही। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन 20 सालों तक अमेरिका ने सेना, पैसा और पॉलिटिकल प्रेशर को खूब झेला। इस दौरान अमेरिका ने लगभग $2 ट्रिलियन फूंक दिए।
सोच कर देखिए कि कई देशों की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं होती। भारत की इकोनॉमी भी अभी $4 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन के आसपास है। ऊपर से इन सब के बावजूद 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की जमीन पर मारे गए। 2010 के दशक तक आते आते अमेरिका में यह युद्ध बेकार समझा जाने लगा। आखिर में जब इस जंग का कोई मतलब नहीं निकला तो 2020 में दोहा समझौते के तहत अमेरिका ने तालिबान से शांति समझौता किया और 2021 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आखिरी वापसी की घोषणा की। अगस्त 2021 में आखिरी तक अमेरिकी सैनिक काबुल से निकले और उसी दिन तालिबान ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया और अभी तक वही सत्ता पर काबिज है। इस तरह दोस्तों अफगानिस्तान ने अमेरिका से भी ये साबित किया कि ये देश साम्राज्यों की कब्रगाह है। अफगानिस्तान की इस रेपुटेशन को याद करते हुए उस समय के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था, चाहे जितनी भी मिलिट्री पावर लगा ले, एक स्टेबल, यूनाइटेड और सेफ अफगानिस्तान को हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों इन एग्जाम्पल से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मेरा थंबनेल ये क्यों है कि पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान को नहीं जीत सकता। शहबाज शरीफ कितने ही दावे कर लें, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन पर उनके दावे धूल बनकर उड़ जाएंगे। ये बात उनको भी अंदर से अंदर पता होगी। अब सवाल दोस्तों ये है कि तीन ग्लोबल सुपर पावर आखिर इस देश को जीत क्यों नहीं पाए। शुरुआत में इन सेनाओं को थोड़ी कामयाबी भी मिली थी, लेकिन फिर भी आखिरकार इन्हें अफगानिस्तान को छोड़कर भागना ही पड़ा। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं? देखिए, अफगानिस्तान के इतिहास पर जानकारों की माने अगर, तो ऐसा नहीं है कि अफगान काफी ताकतवर हैं और उनके आगे कोई टिक नहीं सकता, ब्ला ब्ला। बल्कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो अफगानिस्तान से ज्यादा उस पर हमला करने वाली ताकतों की गलतियों की वजह से हुआ है। यानी जिसने भी अफगानिस्तान पर अटैक किया उसने हमला करने से पहले इस देश को समझने की कोशिश ही नहीं की। जी हाँ, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी इन ताकतों के लिए असल कब्रगाह है। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह है, यानी कि यहाँ पर भारत जैसी लिविंग कंडीशंस नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश बन जाता है। और तो और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ख़राब है और डेवलपमेंट वो भी कभी ढंग से हो नहीं पाया, काफ़ी लिमिटेड डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश एक लैंड लॉक्ड देश है और चारों ओर से ज़मीन से घिरा होने की वजह से ये देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज़रूरी सी पोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। अब ऐसे में इस पर जिन देशों ने अटैक किया, अगर उनको देखा जाए जैसे कि सोवियत संघ, ब्रिटेन या अमेरिका, किसी ने भी अफगानिस्तान को लेकर नरमी नहीं दिखाई। वो सभी देश अपने ढंग से इस देश को चलाना चाहते थे और उन्हें चलना भी पड़ा, लेकिन वो कभी अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को जीतना एकदम ही पॉसिबल नहीं है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो इतिहास में ईरानियों, मंगोलों, यहाँ तक कि सिकंदर तक ने अफगानिस्तान को जीता है और वहाँ पर राज किया है। मॉडर्न टाइम पीरियड में अफगानिस्तान मौर्य टेरिटरी के अंडर था, लेकिन मॉडर्न देशों ने अफगानिस्तान की सोशल और जोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश ही नहीं की। यही वजह है कि अफगानिस्तान पर हमला करना एक ऐसा दुस्साहस है जिसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और इससे पहले काबुल पर हमला करने वाले पिछले 3 बड़े पावर्स अपनी इन सभी कोशिशों में बुरी तरह से फेल हुए। अब आते हैं इस बात पर कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक अच्छे से एक युद्ध में भिड़ जाएं तो पाकिस्तान की हार तय क्यों है। सबसे पहली वजह मैंने आपको ज्योग्राफी ही बताई है। यहाँ की मुश्किल टेरेन किसी भी आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी ताकत और मॉडर्न हथियार खुले मैदानों में तो काम आ जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की पहाड़ियों में उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। अंग्रेज, सोवियत और अमेरिका तीनों ही शहरों को तो जीत ले गए थे, लेकिन गांव और पहाड़ों में विद्रोही उन्हें लगातार परेशान करते रहे। यही हाल पाकिस्तान का भी हो सकता है ना। दूसरी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान का समाज दूसरे समाजों से बहुत अलग है। यहाँ के लोग कबीली ढांचे में रहते हैं। पश्तून, ताजिक, हजारा और उज़्बेक जैसी कई पावरफुल ट्राइब्स अपनी ताकत और अपने खुद के रीति रिवाज के साथ चलते हैं। वो किसी बाहरी ताकत को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। खासकर पश्तून इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जो है वो कॉमन है, मतलब पाकिस्तान में भी पश्तून रहते हैं और अफगानिस्तान में भी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर कल को अफगानिस्तान में एंट्री करता है तो लोकल लोग उसे विदेशी समझेंगे और विद्रोह करेंगे। यही होता भी आया है। खैबर पख्तून की एक बड़ी आबादी खुद पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में अगर कल को दोनों देशों के बीच जंग हुई तो बहुत पॉसिबल है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ तो लड़ना पड़ेगा ही, वो तो कंफर्म है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी इनको लड़ना ही पड़ जाएगा
और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान खुद भी कई इंटरनल फैक्टर से परेशान है। आपको भी ये बातें पता हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो या कभी कभी यहाँ पर होने वाले आतंकी हमले हो, ये सब इसको कमज़ोर बनाते हैं। बलूचिस्तान इनकी ऐसी ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हो सकता है कि अमेरिका की तरह कल को पाकिस्तान एक बार फिर कब्जा तो कर ले काबुल पर, लेकिन लंबे टाइम तक अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से देखें तो दुनिया की तीन सुपर पावर जिस देश को नहीं जीत पाई उसे पाकिस्तान हरा देगा। ये बात वैसे ही है कि पेड़ पर अब से मछली रहा करेगी। अब आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दें कि हम किसी भी तरह की जंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये वो सूरत हाल है जब जंग होगी तो उसके बाद क्या हो सकता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि सरकारें लड़ती हैं, जनता जो होती है वो बहुत ज़्यादा झेलती है। चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़े, इनमें कौन जीतेगा कौन नहीं, आखिर में जो हारता है वो जनता होती है। ये जो जंग है इसमें बहुत सारे लोगों का विस्थापन होता है, बहुत से मासूम नागरिक मारे जाते हैं, सैनिकों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। इस वजह से हम किसी जंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक कंडीशन बता रहे हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान को जीतना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अब आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की और सारी वीडियोस सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।